सो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। पिछले पार्ट में हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्लासिकल आइडियल गैस के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स निकाले। किसकी हेल्प से? एंट्रोपी की हेल्प से। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमने एंट्रोपी निकाला था क्या वो करेक्ट था अपने आप में? अब से पहले जो हमने बेसिक पार्ट पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पैरामीटर्स पढ़े थे। और आप रिकॉल करिए कि एंट्रोपी को हमने एक्सटेंसिव पैरामीटर कहा था। तो जो एक्सप्रेशन हमने क्लासिकल आइडियल गैस के लिए निकाला था पार्ट 2 में एंट्रोपी का, क्या वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है? अब हम ये कैसे चेक करें कि आपके पास ये एक्सटेंसिव पैरामीटर है या नहीं एंट्रोपी के? नहीं। तो देखिए, तो आपके पास जितने भी एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं, अगर उनको आप चेंज कर दिए, टेम्परेचर आपके पास नहीं है तो आप वो टेम्परेचर ही रहेगा आपके पास। तो हमने एंट्रोपी का एक तो वॉल्यूम और एनर्जी की टर्म्स में लिखा है, और एनर्जी को हम 3/2 NKBT सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में हमने एंट्रोपी लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितने भी एक्सटेंसिव वेरिएबल ये हैं इन्हें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि आपके पास एंट्रोपी भी क्या आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल आता है कि नहीं आता। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। S डैश इज इक्वल्स टू अल्फा एन एल एन के बी भी आएगा ना इधर, एल एन अल्फा वी प्लस 3/2 अल्फा एन के बी एल एन 2πm के बी टी का रहेगा S² + 1। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ से अल्फा कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या आपके पास वही एक्सप्रेशन वापस आता है? क्या ये S डैश इज इक्वल्स टू अल्फा एस बन रहा है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपके पास अल्फा यहाँ पर फंसा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। और ना ही हमारे पास S डैश इज इक्वल्स टू एस आ रहा है, ठीक है, तो ना ही आपके पास ये एक्सटेंसिव है, ना ही आपके पास इंटेंसिव है। ठीक है, तो हमने S को चेक कर लिया है, तो आपके पास S एक्सटेंसिव भी नहीं है और इंटेंसिव भी नहीं है। पर हमने तो ये नोट डाउन किया था कि आपके पास जो एंट्रोपी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी इस एक्सप्रेशन में ही कहीं एरर है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास एरर है, तो इस एरर को फाइंड करना है हमने। तो आपने अपने MSc लेवल में गिब्स पैराडॉक्स पढ़ा होगा, तो गिब्स ने ये एरर को सॉल्व किया था। तो देखिए गिब्स ने इस बात को क्या समझाया। हमने एक कंटेनर लिया, उसका एक पार्टीशन किया, उसमें एक साइड नाइट्रोजन एक साइड ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैस आपके पास T टेम्परेचर पे थी, और यहाँ पर इनके पास हर एक पार्ट में 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद हमने इस पार्टीशन को हटा दिया, और जब हमने इस पार्टीशन को हटाया तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी आपके पास ऐड हो गए, और आपके पास वॉल्यूम भी ऐड हो गया। ठीक है, तो अभी भी पर आपके पास N1 + N2 ओवर V1 + V2, तो जो मॉलिक्यूल्स रहे वो भी अभी भी 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रहे। अब देखिए जब हम इसे रिवर्स करते हैं, अब जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? तो आपके पास ऐसा तो हो सकता है कि इस साइड भी 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो और इस साइड भी 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो। ठीक है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी ऑक्सीजन हो, तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। आपके पास N2O2 ये दोनों होंगे, N2O2 दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास तो जो हमें चेंज ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, एक और केस लीजिए आप। वैसे ही हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पार्टीशन है, इस बार हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, और इस साइड आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी आपके पास हाइड्रोजन गैस के एट टेम्परेचर T। ओके, जब हमने इसे मिक्स होने दिया, पार्टीशन वॉल का पार्टीशन हमने हटाया, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? देखिए N1 + N2 ओवर V1 + V2, तो जो 2V आपके पास कितना हो जाएगा? ये 150/2 75 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, और वोल में आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगी एट टेम्परेचर T। अब जब हम इसे रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? तो रिवर्स करेंगे जब आप, तो आपके पास यहाँ पर 75 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, और इस साइड भी 75 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आएंगे। तो देखिए आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास इस साइड 100 आ जाएंगे, इस साइड 50 आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है एट टेम्परेचर T, ठीक है, तो ये भी आपके पास इरिवर्सिबल है। तो अब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्या केस लें कि आपके पास इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर ना आए हमें। हाँ जी, जब हम इसे 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस हो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगी? यहाँ पर भी 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आएंगे, और फिर जब पार्टीशन हो जाएगा तब भी आपके पास ऐसा होगा। ठीक है, तो आपके पास तब हम इसे कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है, क्योंकि अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, तो आपके पास ये कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है इन दोनों में, तो आपके पास ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगी है। तो आइए इन सब केसेस को मैं समराइज कर देता हूँ अब। तो देखिए, मिक्सिंग ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ सेम गैस, देखिए हमने यहाँ पर सेम गैस ली थी ना, ठीक है, यहाँ पर हमने सेम गैस ली थी, ठीक है, विल बी रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल कब होगा? आपके पास जब डेंसिटी सेम होगी। ठीक है, जब डेंसिटी आपके पास सेम होगी तब आपके पास रिवर्सिबल होगा टेम्परेचर T22। यही आपके पास इरिवर्सिबल हो सकता है जब आपके पास डेंसिटी इक्वल ना हो, जैसे कि हमने यहाँ पर 100 और 75 लिया था, 100 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 75 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तब आपके पास वो इरिवर्सिबल था, है ना? तो उस कंडीशन में आपके पास इरिवर्सिबल हो सकता है। और मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट गैसेज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, और 2 डिफरेंट गैसेज, जब हमने यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, ये 2 डिफरेंट गैसेज ली थी ना, ये आपके पास ऑल टाइम इरिवर्सिबल होगा। हालांकि हमारे पास इसके अंदर डेंसिटी सेम थी, पर फिर भी आपके पास ये इरिवर्सिबल था, क्योंकि हम इनको वैसे सेपरेट नहीं कर सकते जैसे ये इनिशियल फॉर्म में थे। तो आइए अब हम देखते हैं कि गिब्स ने गिब्स पैराडॉक्स में हमें क्या समझाया।
ठीक है। डेल एस यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है, द चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ गैस। हम यहाँ पर डिफरेंट गैस भी लेंगे और सेम गैस भी लेंगे, ठीक है। तो एस बिफोर जहाँ पर मैं लिखूंगा उसका मतलब होगा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बिफोर मिक्सिंग, एस आफ्टर आपके पास एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आफ्टर मिक्सिंग। डेल एस आपके पास एस आफ्टर माइनस एस बिफोर। तो जो पहला केस हम ले रहे हैं, नाउ कंसीडर द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम गैस, ठीक है। सेम गैस के डिफरेंट सैंपल ले रहे हैं हम, ठीक है, मतलब सेम गैस ले रहे हैं। आपके पास इस केस में क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, ये हमने देख रखा है। तो यहाँ पर आपके पास डेंसिटी सेम होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, तो जो कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। तो देखिए आपके पास एस बिफोर एंट्रोपी हम कैसे लिखते होते हैं आपके पास, देखिए अब हर एक बॉक्स के लिए अलग अलग लिखी जाएगी, ठीक है। N1 KB LN V1, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स के लिए प्लस 3/2 N1 KB LN 2 M KBT ओवर S स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमने फर्स्ट बॉक्स के लिए लिख दी, सेकंड बॉक्स के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऐसे लिखी जाएगी। अब देखिए एस आफ्टर, जब हम ये जो बैरियर है इसको हटा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, वॉल्यूम आपके पास V1 प्लस V2। तो देखिए अब आपके पास एस आफ्टर हम कैसे लिखेंगे, ऊपर तो जैसे कि हमने N1 KB LN V1 लिखा था ना, अब यहाँ पर अब सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हो गए, ठीक है, तो N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है। तो N1 प्लस N2 KB LN V1 प्लस V2, ओके, तो ऐसे करके लिखते हैं हम। अब देखिए हम एंट्रोपी निकालते हैं, एंट्रोपी एस आफ्टर माइनस एस बिफोर। तो देखिए जो आपके पास 3/2 वाले टर्म्स हैं एस बिफोर और एस आफ्टर में, ठीक है, जो 3/2 वाले टर्म्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, साफ साफ दिख रही होंगी आपको, ओके। आपके पास रह के जाएंगी टर्म N1 प्लस N2 वाली एस आफ्टर में से, और ऊपर वाले में से आपके पास N1 KB N2 KB वाली टर्म्स रह जाएंगी LN V1 V2, ओके, तो वो हमने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं N1 KB LN V1 प्लस V2 ओवर V1 प्लस N2 KB LN V1 प्लस V2 ओवर V2, ठीक है। ये तो आ गया वॉल्यूम के टर्म्स में। अब अगर हमें इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में निकालना है तो देखिए हमारे पास ये डेंसिटी का रिलेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर सेम गैस ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सेम गैस ले रहे हैं तो आपके पास डेंसिटी सेम है इसके अंदर। तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और हम जो एंट्रोपी है वो N1 N2 के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो पैराडॉक्स है, कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, कैलकुलेशन तो आप वैसे ही कर लेंगे, ठीक है, तभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि देखिए जो लॉग V1 प्लस V2, लॉग में जो टर्म्स आ रही हैं आपके पास V1 प्लस V2 N1 प्लस N2, ये आपके पास क्या पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, जिससे कि आपके पास ओवरऑल जो डेल एस बनेगा वो ग्रेटर देन 0 बनेगा, ओके। बट ये जो प्रोसेस हो रही है सारी, बट हम तो ये पढ़ के हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं आपके पास, उनके लिए जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है, पर यहाँ पर तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, जो कि पैराडॉक्स है। तो ये पैराडॉक्स है आपके पास, ठीक है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा मैं, ठीक है, भी मतलब कि जो गिब्स ने बताया था मैं तो क्या बताऊंगा, ठीक है। तो जो गिब्स ने बताया था वो सोल्यूशन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक और केस देख लेते हैं इसका, जब हम 2 डिफरेंट गैसेस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले तो हमने सेम गैसेस ली थी, ठीक है, यहाँ पर 2 डिफरेंट गैसेस के सैंपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर देखिए 2 डिफरेंट गैसेस लेंगे हम, तो यहाँ पर डेंसिटी सेम ले रखी है हमने, ठीक है, डेंसिटी सेम रखी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वही पहले वाला केस है आपके पास। तो ये रिवर्सिबल आएगा आपके पास, है ना, ये रिवर्सिबल होगा आपके पास। अब देखिए अब 2 डिफरेंट गैसेस ले रखी है हमने इसके अंदर, तो एक का मास M1 होगा, एक का मास M2 होगा। तो एस बिफोर आप लिखिए N1 KB LN V1 प्लस 3/2 N1 KB LN 2 M1, इस बार M1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जब आप दूसरी गैस के लिखेंगे, दूसरे कंटेनर के लिए जो आपके पास दूसरे कॉलम में, उसके लिए मास M2 आएगा, ओके। अब देखिए जब आपके पास पार्टीशन हटा दिया जाएगा, अब जब पार्टीशन हटा दिया जाएगा आपके पास क्या होगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से वही चीज़ एस आफ्टर माइनस एस बिफोर कर दीजिए, आपके पास वापस से जो 3/2 वेल टर्म्स हैं दोनों एस आफ्टर एस बिफोर में से कैंसिल आउट हो जाएंगी दूसरी तरफ से, और आपके पास वापस से वो बन जाएगा, ठीक है। और फिर से हमने जो V1 V2 में आपके पास एंट्रोपी आई है उसको हमने N1 N2 में चेंज कर दिया, ओके। तो अब देखिए आपके पास ये क्या था, इरिवर्सिबल का केस था, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो जो कि गुड साइन है, ठीक है, ये तो ऐसा होता ही है हमारे पास, हमने ठीक है, हमने देखा हुआ ये, ठीक है, तो ये सही है एकदम। तो देखिए यहाँ पर तो सही आ रहा है एकदम ये, है ना, और पिछले वाले में आपके पास गलत आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब बात है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब देखिए जब हमने क्लासिकल आइडियल गैस की थी ना, अब क्लासिकल आइडियल गैस हमने जो की थी उसके अंदर हमने लिखा था जो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं वो आपके पास डिस्टिंक्शिबल है। ऑब्वियसली जब आप क्लासिकल आइडियल गैस लेंगे तो पार्टिकल्स डिस्टिंक्शिबल होंगे ही। अब क्योंकि पार्टिकल आपके पास डिस्टिंक्शिबल है, ओके, तो आपके पास कौन सा केस सही बैठेगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या 2 डिफरेंट गैसेस लिए हैं, तो हमें पार्टिकल्स पता है, ठीक है, कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्टिंक्शिबल पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन कौन सी, ऑक्सीजन कौन सी है। पर ऊपर वाले में हमने सेम गैसेस ले लिए, ठीक है, सेम गैसेस ले लिए, तो वो तो आपके पास इनडिस्टिंक्शिबल का बन जाएगा ना, तभी तो आपके पास एंट्रोपी वहाँ पर गलत आ रही है, ठीक है। इसलिए आपके पास एंट्रोपी वहाँ पर गलत आ रही है, क्योंकि वो यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज शो कर रहा है। तो गिब्स ने इसके लिए एक रेमेडी भी दी, मतलब कि क्या किया जा सकता है कि ये सही आ जाए। तो देखिए मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ, यहाँ पर एनालॉजी में आपको ये देना चाहता हूँ कि जब हमने माइक्रोस्टेट्स निकाले थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, बोस आइंस्टाइन के लिए, तो आपने देखा होगा कि हमेशा आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स आ रहे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए मैक्सिमम आ रहे थे और बोस आइंस्टाइन के लिए कम आ रहे थे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मतलब क्लासिकल डिस्टिंक्शिबल पार्टिकल्स और बोस आइंस्टाइन मतलब आपके पास इनडिस्टिंक्शिबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स थे वो हमेशा आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर उस एनालॉजी का यूज़ करते हुए इसने ऐसा कहा जो माइक्रोस्टेट्स ऑफ इनडिस्टिंक्शिबल पार्टिकल्स हैं वो इक्वल्स टू डिस्टिंक्शिबल पार्टिकल माइक्रोस्टेट बाय एन फैक्टोरियल, ओके। अब देखिए आपके पास जो हम एंट्रोपी कैसे लिख सकते हैं, इनडिस्टिंक्शिबल एंट्रोपी, अब KB LN ओमेगा
इंडिस्टिंक्शनल, वहाँ पर आप इंडिस्टिंक्शनल में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम एंट्रोपी चेंज करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पर हमने क्लासिकल आइडियल गैस में क्या लिखा था, डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल लिखा था ना, अब हम वो सारा केस आइडियल गैस में इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पर हम यहाँ पर गिब्स पैराडॉक्स की रेमेडी से करेंगे सब कुछ ये, ठीक है। तो आप जो माइक्रोस्टेट्स इनडिस्टिंक्शेबल है उसको हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा के चेंज कर दिया है, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एस एंट्रोपी ऑफ डिस्टिंक्शेबल माइनस KB ln फैक्टोरियल। अब देखिए वापस से मैं लिख रहा हूँ, कंसीडर ए गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग नॉन रिलेटिविस्टिक इंडिस्टिंक्शेबल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m दैट इज फिल्ड इन ए 3D कंटेनर ऑफ वॉल्यूम v। तो हमें याद है कि आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स आए थे वो आपके पास ये सारी टर्म्स आई थी, एन फैक्टोरियल नहीं आया था नीचे, है ना। तो एन फैक्टोरियल अब हमने ऐड कर दिया, ठीक है। एन फैक्टोरियल हमने ऐड कर दिया तो मतलब कि ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इंडिस्टिंक्शेबल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसे भी हम कह रहे हैं कंसीडर ए गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग नॉन रिलेटिविस्टिक इंडिस्टिंक्शेबल, ठीक है, इंडिस्टिंक्शेबल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हम जानते हैं P = √2 me, तो इसको आप E की टर्म्स में चेंज कर दीजिए, ओके। ऊपर जो हमने लिखा है ना, एंट्रोपी ऑफ इंडिस्टिंक्शेबल = डिस्टिंक्शेबल एंट्रोपी माइनस KB ln v फैक्टोरियल। तो आप डिस्टिंक्शेबल की एंट्रोपी लिख लीजिए पहले, वो तो हमें पता ही है, NKB ln v + 3/2 NKB, तो माइनस KB ln फैक्टोरियल हमने कर दिया है। अब देखिए, अब सिर्फ हमें अब सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, आपके पास स्टर्लिंग फॉर्मूला लगा दूंगा, NKB ln n + NKB, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको प्लस माइनस कर दीजिए। देखिए आपके पास शुरुआती टर्म कौन सी है, NKB ln v, और आपके पास जो थर्ड टर्म आ रही है वो आ रही है NKB ln n, तो v/n कर दीजिए, लॉ की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। और देखिए यहाँ पर आपके पास 3/2 NKB है और लास्ट में आपके पास NKB है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 5/2 NKB, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 NKB उसमें से कॉमन लेके 5/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो एंट्रोपी आई है ना हमारे पास, ये इंडिस्टिंक्शेबल के लिए आई है। अब जो हम कह रहे थे ना कि एस तो आपके पास एक्सटेंसिव आ ही नहीं रहा, अब पुट करके देख लो आप जितने भी आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, ठीक है, टी तो चलो आपके पास इंटेंसिव है, ठीक है, वो आप चेंजेस करके देख लो, आपके पास इस टाइम आपके पास जो एंट्रोपी आएगी वो एक्सटेंसिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ से पैराडॉक्स की सोल्यूशन दे दिया है गिब्स ने। नेक्स्ट आप जब आप 2 डिफरेंट गैसेस के लिए आप कर रहे थे, जब तो आपके पास एंट्रोपी क्या आ रही थी, ग्रेटर देन 0 आ रही थी ना, तो अब आप करके देखिए एंट्रोपी 0 आएगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है उसके तो एंट्रोपी 0 होती है। तो अब आप करके देखेंगे तो एंट्रोपी आपके पास 0 भी आएगी। आगे बात करते हैं फोटोन गैस के लिए, ठीक है। अभी तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक बात कर रहे थे, अगर हमारे पास रिलेटिविस्टिक गैस आ रही है तो हम उससे कैसे सॉल्व करेंगे। कंसीडर गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग फोटोन्स, देखिए फोटोन्स ले लिया हमने, ठीक है, फिल्ड इन ए 3D कंटेनर ऑफ वॉल्यूम v। तो देखिए इसमें सिर्फ एनर्जी का चेंज आएगा, तो E = CP, और आप जानते हैं कि फोटोन्स आपके पास क्या है, इंडिस्टिंक्शेबल है, तो आप उसे n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, जो हमने डिस्टिंक्शेबल में निकाला था क्लासिकल आइडियल गैस में, ठीक है। तो मैंने इसे पहले n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और P इस बार आप √2 me नहीं लिखेंगे, P इस बार आप E/c लिखेंगे, ठीक है। तो आप हमने वैसे ही चेंजेस कर दिए हैं, और उसके हिसाब से फिर हमने SKB ln ओमेगा जो हम लिखते होते हैं माइक्रोस्टेट्स के लिए, वो हमने वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। तो देखिए ये एकदम शॉर्टकट वहाँ से आया, ठीक है, क्लासिकल आइडियल गैस से। आपने वो नहीं पढ़ा तो आप वहाँ जाके देख लीजिए एक बार। वैसे ही फिर जैसे हमने क्लासिकल आइडियल गैस के लिए थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स निकाले थे, वैसे ही हम उसी वे से हम यहाँ पर भी निकाल देंगे। देखिए 1/t कर्ल S बाय कर्ल E, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो 3 NKB/E, और P/T आप निकाल सकते हैं कर्ल S बाय कर्ल V एट कॉन्स्टेंट N एंड E NKB/V। देखिए फर्स्ट से आपके पास क्या आएगा, E = 3 NKBT, और सेकंड से आपके पास PV = NKBT, और दोनों रिलेशन से आपके पास P = E/3V आ जाएगा, ओके। आइए दूसरे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स निकालते हैं, जैसे कि एंथैल्पी H = E + PV, कि एनर्जी हमने निकाल रखा है, PV भी हमने निकाल रखी है, तो हमें सिर्फ ऐड करना है, तो 4 NKBT हो जाएगा। ऐसे ही हम CV निकाल सकते हैं कर्ल E/कर्ल T करके, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट N एंड V, ओके, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 3 NKB। CP भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं कर्ल H/कर्ल T, ठीक है। हमारे पास क्योंकि हमने अब सभी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स निकाल लिए हैं ऑलमोस्ट, जिससे कि दूसरे अब निकलने बहुत ईजी हो गए हैं, तो हम CP भी निकाल देंगे 4 NKB, ओके। यहाँ से आपके पास गामा क्या होता है, ठीक है, गामा CP/CV वो 4/3 आ जाएगा, और यहाँ से हम एडियाबैटिक इक्वेशन निकालेंगे, यस, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट PV 4/3 कांस्टेंट, ओके। अब देखिए अगर हमारे पास जो आइडियल गैस है वो D डायमेंशंस में है, ठीक है, वॉल्यूम VD होगा, ठीक है, और एनर्जी का रिलेशन आपके पास कुछ इस तरीके से देखा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻⁻S, ठीक है। तो आप देखिए माइक्रोस्टेट्स जो हमारे पास आते थे, माइक्रोस्टेट्स आपके पास हमेशा ही वॉल्यूम और जो प्रेशर है उसके प्रोपोर्शनल रहता था, ठीक है, मतलब कि आप यूँ भी कह सकते हैं वॉल्यूम और एनर्जी के प्रोपोर्शनल रहता था, ठीक है। तो वहाँ से एनालॉजी लेके मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स आएंगे इसके भी वो आपके पास वॉल्यूम और एनर्जी के प्रोपोर्शनल होंगे। ये D/S मैंने कैसे लिखा, E की पावर में, E की पावर D/S मैंने ऐसे लिखा है, जैसे देखिए, तो हमेशा जो P की पावर होती थी वो आपके पास E के 1/, में चली जाती थी, तो हमने वहाँ पर E D/S कर दिया, ठीक है, और D डायमेंशन तो हमारे पास आएगा जैसे कि यहाँ पर भी शो कर रखा है, तो आपके पास D/S हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻⁻S ले रखा है, तो उधर जाके वो 1/S हो जाएगा E की पावर में। तो यहाँ पर भी हम S = KB ln ओमेगा, तो देखिए ईजिली हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए अब तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और इजीली ये आपके पास 1/T एनर्जी और आपके पास P/T ये सब कुछ निकल जाएगा, और यहाँ से आपके पास P और E का रिलेशन निकल जाएगा, जो कि आपके पास P = S/D E/VD। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट भी करके देख सकते हैं, जैसे कि S की वैल्यू हमारे पास ऊपर फोटोन गैस में कितनी है, 1 है, तो S1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और D डायमेंशन क्या है 3 है, ओके, और वॉल्यूम आपके पास कितना है, वॉल्यूम V है, तो E/3V ये रहा, ओके। तो आप यहाँ से इसे चेक भी कर सकते हैं।
तो ये फॉर्मूला आपके पास हर वक्त यूज़ आएगा आपको, कोई भी डायमेंशन अगर आपको दे रखा है तो आइए अब कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। द सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल ऑफ ए नॉन इंटरेक्टिंग थ्री डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक सिस्टम लेबल्ड बाय मोमेंटम k आर प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर क्यूब। ओके, द रेशो p बाई e ऑफ द एवरेज प्रेशर टू द एवरेज डेंसिटी एनर्जी टू अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने जो डी डायमेंशन के लिए किया था उसमें हमने रिलेशन भी था हमारे पास एनर्जी का मोमेंटम के साथ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर एस, और यहाँ हमारे पास क्या रिलेशन दे रखा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर 3। ओके, तो जब जो आपके पास वेव प्रोपोगेशन वेक्टर का रिलेशन होगा वही आपके पास मोमेंटम का रिलेशन होगा, तो हम कह सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर क्यूब। ओके, तो देखिए हमें अब डायमेंशन पता है, ठीक है, पी की पावर पता है कि पी की पावर कैसी है, ठीक है, पी यहाँ पर डायमेंशन 3 है, ठीक है, एस जो आपके पास पावर है वो आपके पास 3 है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रेशर और एनर्जी का रिलेशन था वो क्या था, पी इजिकल्स टू एस बाई डी ई बाई वी डी, ठीक है। एस आपके पास यहाँ क्या है 3, वी डी भी आपके पास क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमें इसने पूछा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कह रहा है ना यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कह रहा है, तो ई बाई वी को हम क्या लिख देंगे, ये एप्सिलॉन की फॉर्म में लिख देंगे, तो पी बाई ई यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गेट 2005 द नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर अ सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिकल फ्री पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस हैविंग टोटल एनर्जी बिटवीन रेंज। देखिए अब रेंज आ गई है ना, तो हम तो वैसे शार्प वैल्यूज निकाली हमने क्लासिकल आइडियल गैस में, ये क्लासिकल आइडियल गैस के बारे में बात कर रहा है, फ्री पार्टिकल कह रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अब जो वहाँ पर हमने माइक्रो स्टेट्स निकाले थे वो आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए थे, ई की पावर 3n/2 के लिए प्रोपोर्शनल आए थे। तो देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं ये क्वेश्चन वैसे ही होने वाले हैं, ठीक है। आप क्या सोचेंगे मैं इसको कॉपी पेन पे करूँगा, नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पीछे हमने बहुत कॉपी पेन पे किया हुआ है सब कुछ ये, ठीक। तो आपके पास जो माइक्रो स्टेट्स आए थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके थे, ई की पावर 3n/2 से, ठीक है। तो आप जब रेंज निकालेंगे इसके अंदर तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डेल माइक्रोस्टैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चल रहा है ना, तो वो सारा कांस्टेंट हम उसके अंदर ही ले लेते हैं, 3n/2 आगे आ जाएगा और आपके पास 3n/2 -1 हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कैसा होगा 3n/2 -1। तो ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसके अंदर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ अ गैस ऑफ एन पार्टिकल्स इन अ वॉल्यूम वी एंड ऑफ इंटरनल एनर्जी यू इज गिवन बाय। तो देखिए आपको ऐसे माइक्रोस्टेट्स दे रखे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आपने पिछले वाले टॉपिक कर रखे हैं उनके रिलेशन आपको ध्यान भी हैं, ठीक है, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे आपको रिलेशन, ठीक है। और तो फिर आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, भले वो नेट में आ रखा है, टिफर में आ रखा है और जस्ट में आ रखा है। इट्स प्रेशर पी वी टी, तो पी वी टी में रिलेशन बताना आपने, ठीक है। आपको माइक्रोस्टेट्स दे रखा है इसके अंदर। अब देखिए अब माइक्रोस्टेट्स आपको अगर दे रखे हैं इसके अंदर आपने, ठीक है, तो आप इसका क्या कीजिए, एस में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एस इक्वल्स टू के बी एल एन, ठीक है, वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप हम जानते हैं थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जो पी बाई टी हम निकालते हैं, पी बाई टी इज इक्वल्स टू कर्ल एस बाई कर्ल वी एट कांस्टेंट एन एंड यू। तो वहाँ से जब आप रिलेशन निकालेंगे तो आपके पास इजी डिफरेंशिएशन होकर निकल आएगा, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, डिफरेंशिएशन नहीं करना है सिर्फ, ठीक है। तो आपके पास इजी ये आंसर बन जाएगा, आपको डी आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर करेक्ट है इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टोटल एनर्जी ई ऑफ एन आइडियल नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस इन 3 डायमेंशंस इज गिवन बाय। तो रिलेशन हमें जो दे रखा है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास n की पावर 5/3 v की पावर 2/3। ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट। तो आपको करेक्ट इक्वेशन बतानी है, पी वी और ई में हमें रिलेशन निकालना है। ओके, तो आप ये रिलेशन तो जानते ही हैं, ठीक है, हमें थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा किया है ये। ओके, तो ये आपको पता ही है। और यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कर भी ये चीज़ भी हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें निकालना है पी वी में रिलेशन, ठीक है। पी वी में रिलेशन निकालने के लिए देखिए हम दोनों साइड वी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कर्ल ई बाय कर्ल वी यहाँ से निकाल देते हैं। तो कर्ल ई बाय कर्ल वी यहाँ से निकालेंगे, तो कर्ल ई बाय कर्ल वी, देखिए एन कॉन्स्टेंट ले रखा है, ठीक है, तो मैं इस सबको के ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये सब एन इसके अंदर ही है, के अंदर ही है, ऊपर वही वी -2/3, ठीक है। इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इधर वाले का, कितना आएगा आपके पास -2/3 और वी की पावर -2/3 -1 आपके पास -5/3। ओके, देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, आपके पास कितना आएगा, देखिए के 2/3 आपके पास कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा 2/3 v की पावर v -5/3 और v की पावर 1, तो ये आपके पास v की पावर -5/3 और v। ओके, तो आपके पास कितना बन जाएगा, देखिए -2/3, तो आपके पास ये बन जाएगा k 2/3 v -2/3 वापस से, ठीक है। और k हमने क्या लिया था, ये चीज़ ली थी, ठीक है, तो वापस से आपके पास क्या आ गया, e आ गया, ये e 2/3, उधर हमने पास v। ओके, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, इसके अंदर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बी बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फॉर ए गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इट्स प्रेशर पी वेरीज विद वॉल्यूम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर -5/3, द बल्क मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू हमें पूछ रहा है वो, ठीक है। तो हमें जो रिलेशन दे रखा है पी और वी में, वो दे रखा है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वी -5/3। तो बल्क मॉड्यूलस हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, बल्क मॉड्यूलस आपके पास कितना आता है, बी इक्वल टू -v कर्ल पी ओवर कर्ल टी, ठीक है। ये चीज़ थी आपके पास, ये सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम था और यहाँ पर टेम्परेचर था। ओके, तो अब देखिए बस डिफरेंशिएशन करना है बस इसे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, कर्ल पी ओवर कर्ल वी, ठीक है। तो आप ये करके देख सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बताया था, आंसर कितना आएगा इसका आपके पास डी आएगा, ठीक है, डी आंसर आ जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है CSIR 2011 द इंटरनल एनर्जी ई ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय, तो इंटरनल एनर्जी जो हमें दे रखी है ई इज इक्वल्स टू BS क्यूब ओवर NV। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है उसने, वेयर बी इज द कांस्टेंट एंड अदर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, तो टेम्परेचर हमसे पूछा गया। तो देखिए आपके पास ये क्या दे रखा है हमें, तो टेम्परेचर निकालने का एकदम सिंपल तरीका है आपके पास। टेम्परेचर देखिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कर्ल E बाय कर्ल S एट NV। ओके, इजीली निकाल सकते हैं आप ये, ठीक है, या इसी निकाल सकते हैं आप ये, इन चीज़ों से बन रही है सब कुछ ये, ठीक है, एट कांस्टेंट एंड NV, ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं इजीली। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, देखिए इसका कर्ल E बाय कर्ल S हम करेंगे 3BS² ओवर NV। ओके, तो आपके पास कौन सा रिलेशन बैठता है इसके अंदर, हाँ, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगी, तो देखिए हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पढ़ी थी। ओके, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में हमने उसमें कंडीशंस पढ़ी थी आपके पास, इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपके पास क्या थी, आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस थी ना, जिसमें हमने लिखा था DA इज इक्वल्स टू -PdV -SdT। ओके, और ऑप्शंस में हमें पूछ रहा है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अटेन्स लोकल मिनिमम, ठीक है, तो ये आपके पास जो प्रोसेस होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की, ये आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस में तो 0 थी और इरिवर्सिबल प्रोसेस में लेस देन 0 थी, और कॉमन प्रोसेस चलती है उसके अंदर लेस देन इक्वल टू 0 थी, मतलब कि आपके पास ये मिनिमम चलती है यूजली, ठीक है। तो ये आपके पास कब होगी, देखिए आपके पास ये कब होगी, जब आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए वही तो हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपके पास जब फॉर सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो सिस्टम जब कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे होगा आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ये क्या होगी, ये आपके पास अटेन्स लोकल मिनिमम, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकली नहीं है ये, तो मैं मानता हूँ ये, ठीक है, एकदम रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2013 द एंट्रोपी फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय, तो एंट्रोपी आपको क्या दे रखी है, S इज इक्वल्स टू AE E0 माइनस E। ओके, वेयर A एंड E0 आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज, तो टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शंस आपको दे रखे, टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, देखिए रिलेशन हम जानते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के, कर्ल S बाय कर्ल E। ओके, तो आपके पास ये आप इजीली निकाल लें, कर्ल S बाय कर्ल E। देखिए इसको पहले आप सॉल्व कर लो, E0 माइनस E², ठीक है, तो देखिए अब इजी हो जाएगा हमारे लिए, E0 माइनस 2E, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है ये कि आपके पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज, तो टेम्परेचर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से T आपके पास आ जाएगा 1/A E0 माइनस 2E। ओके, तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है नेगेटिव फॉर सम एनर्जीज, तो देखिए हमें यहाँ पर एनर्जीज भी देखनी पड़ेंगी, तो एनर्जी आपके पास जब मान लीजिए हम कंडीशन यहीं से ही बना लेते हैं, 2E आपके पास जब लेस देन E0 होगा, E0 आपके पास कोई कांस्टेंट है ना, तो 2E आपके पास जब लेस देन E0 होगा तो आपके पास ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, तो टेम्परेचर आपके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और जब आपके पास 2E ग्रेटर देन E0 होगा तब आपके पास टेम्परेचर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या देखिए, नेगेटिव फॉर सम एनर्जीज, हाँ नेगेटिव तो है आपके पास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इंक्रीज मोनोटोनिकली विद एनर्जी, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ा ना आ रहा है, डिक्रीज मोनोटोन ऐसा भी कुछ नहीं है, 0 तो है ही नहीं, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट बैठता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, द एंट्रोपी S ऑफ द सिस्टम ऑफ n स्पिन्स विच में अलाइन आइदर इन द अपवर्ड और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय, तो S जो हमें दे रखा है वो दे रखा है S इज इक्वल्स टू -KB N P ln P प्लस 1 - P ln 1 - P। ओके, वेयर KB इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अलाइनमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज P, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो स्पिन की वो P है, तो ऑब्वियसली आपके पास 1 - P क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी एट विच द वैल्यू ऑफ P एट विच द एंट्रोपी इज मैक्सिमम, तो आपके पास एंट्रोपी मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास कर्ल S बाय कर्ल P, ये करके देख लेंगे हम, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा, तो इसको करने का तो मतलब नहीं है, यहाँ शुरू करते हैं, P बाय P प्लस आपके पास इसको छोड़ेंगे ln P, वापिस से 1 - P ओवर 1 - P, आपके पास इसको करेंगे हम, तो इधर आएगा आपके पास -1, इसको करेंगे अब आप करें ln 1 - P और एक साइन आपके पास ये नेगेटिव का, ठीक है, तो आपके पास देखिए ये तो 1 ये भी 1, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 - 1 0, तो आपके पास बच गया ln P माइनस ln 1 - P इज इक्वल टू 0, मीन्स आपके पास बच गया ln P ओवर 1 - P इज इक्वल टू 0। ओके, आपके पास 0 कब होता है, जब आपके पास log ln 1 पर, ठीक है, तो आपके पास P की वैल्यू कितनी आ गई, P इज इक्वल टू 1 - P, और यहाँ से 2P इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया, तो P की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, हाफ आ गई, ठीक है, P की वैल्यू हाफ आ गई, मतलब कि आपके पास 0.5 आंसर आएगा इसका। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, गेट 2008 में आ रखा है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में, ठीक है, तो बताइए जल्दी से कौन से होते हैं आपके पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
हाँ जी, आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में आपके पास एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर आपके पास कैनोनिकल एंसेंबल में जब हमने कहा था कि एनर्जी तो आपके पास हम मेजर नहीं कर सकते, वो आप कांस्टेंट नहीं रह सकती, फिर हम टेम्परेचर कॉन्सेप्ट पे आ गए थे। फिर हमने कहा था कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो सकते हैं, तो हम केमिकल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे आ गए थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गेट 2015। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। देखिए, द एंट्रोपी ऑफ द गैस कंटेनिंग एन पार्टिकल्स इनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम वी इज गिवन बाय एस। तो ऐसा आपको दे रखा है, एंट्रोपी दे रखी है, वेयर ई इज द टोटल एनर्जी, ए इज द कांस्टेंट, के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, द केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ द सिस्टम एट टेंपरेचर टी इज। तो केमिकल पोटेंशियल पूछा जा रहा है हमें, ठीक है। तो सिंपल हम निकाल सकते हैं म्यू बाई टी इज इक्वल टू माइनस कर्ल एस ओवर कर्ल एन। तो कर्ल एस ओवर कर्ल एन करने सिर्फ आपको म्यू बाई टी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ईजिली आप इसका डेरिवेटिव करना, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, N1 molecules of oxygen are confined in volume V1 at temperature T and have entropy S1, and 2 molecules of oxygen are confined in volume V2 at temperature T and have entropy S2. Okay, the gas are mixed in a वॉल्यूम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, द एंट्रोपीज। देखिए एंट्रोपी बतानी है हमें। देखिए यहाँ पर आपके पास गैसेस तो दोनों सेम है, पर हमने एक तीसरा केस भी पढ़ा था जिसके अंदर आपके पास डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अगर डेंसिटी सेम नहीं होती है आपके पास, तो हम जज नहीं कर सकते कि आपके पास ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर तो आपके पास डेंसिटी बराबर होगी, दोनों आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम 1 का और 2 का, ठीक है, तब तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये रिवर्सिबल होगी। पर अगर वो सेम नहीं है, आपके पास डेंसिटी दोनों आपके पास मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं है, N1 N2 की, तो यहाँ पर ये इरिवर्सिबल होगी। तो जब आपके पास सारी कंडीशन फेवरेबल होती है, मतलब कि डेंसिटी सेम होती है, दोनों गैसेस भी सेम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम, आपके पास वॉल्यूम भी सेम है, टेंपरेचर टी है आपके पास, ठीक, कह सकते हैं कि आपके पास चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है। जो फाइनल एंट्रोपी होगी आपके पास वो क्या होगी, इक्वल्स टू S1 प्लस S2 होगी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बनता है इस हिसाब से, फिर बी बनता है। बट अब इसमें हम ये भी श्योर नहीं है ना कि आपके पास डेंसिटी सेम है या नहीं है। तो यूँ भी हो सकता है कि आपके पास डेंसिटी सेम नहीं है, तो आपके पास एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। उस केस में आपके पास जो फाइनल एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन होगी S1 प्लस S2 से, इंडिविजुअल एंट्रोपी से। तो सी ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा फेवरेबल आपके पास जो इसके अंदर बनता है वो सी ऑप्शन बनता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी एस ऑफ एन आइडियल गैस गिव्स एस आपको दे रखा है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, वी इज द वॉल्यूम, एस नॉट एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, द एक्सप्रेशन इज एरोनियस बिकॉज। तो एक्सप्रेशन आपके पास एरोनियस कब हो जाएगा, इट डज नॉट कंटेन टेम्परेचर टी, इट डज नॉट कंटेन प्रेशर पी, इट इज़ नॉट एक्सटेंसिव, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, उस हिसाब से मैं एक्सटेंसिव चुनना चाहूँगा इसके अंदर। एक्सटेंसिव मैं हमने अभी पढ़ के हटे हम, उसके अंदर क्या था, आप एस इजिकल टू अल्फा, एस डैश इजिकल टू अल्फा एस करते थे, है ना। तो आप जब भी यहाँ पर अल्फा करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वी जो आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल है उसको भी आप अल्फा वी करेंगे, ठीक है। तो लॉग में ही अल्फा फंस जाएगा, ठीक है, जिससे कि एंट्रोपी आपके पास एक एक्सटेंसिव वेरिएबल नहीं बन पाएगा, जबकि एंट्रोपी तो एक्सटेंसिव वेरिएबल है। तो आपके पास एक्सप्रेशन एरोनियस है क्योंकि ये एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर सिस्टम ऑफ एन एटम्स ऑफ एन आइडियल गैस of type A at temperature T and volume V. It is kept in diffusive contact with one another and atoms of another ideal gas of type B at same temperature T and volume V once the combined system reaches equilibrium. तो देखिए यहाँ पर दोनों ही गैसेस डिफरेंट है। अब जब दोनों ही गैसेस डिफरेंट है आपके पास, तो प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। यस, प्रोसेस होगी इरिवर्सिबल आपके पास, और जो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी होगा वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। अब जब चेंज इन एंट्रोपी आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगी, तो मतलब कि फाइनल एंट्रोपी माइनस आपके पास इंडिविजुअल S1 प्लस S2, ठीक है, वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है। तो मतलब कि फाइनल एंट्रोपी ज़्यादा होगी ना आपके पास, तो फाइनल एंट्रोपी ज़्यादा होगी आपके पास। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द फाइनल सिस्टम इज द सेम एज द सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ एन इंडिविजुअल सिस्टम ऑलवेज। ऑलवेज तो नहीं है, ऑलवेज तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि आपके पास फाइनल एंट्रोपी इंडिविजुअल एंट्रोपी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं, द एंट्रोपी ऑफ द फाइनल सिस्टम इज लेस देन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, फाइनल की तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपके पास डिफरेंट गैसेज हैं, पहले तो डिफरेंट गैसेज हैं, और आपके पास ये एंट्रोपी क्या आती है, ग्रेटर देन जीरो आती है। तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन चलते हैं, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज नॉन जीरो व्हेन द एटम्स ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप। देखिए आपके पास एंट्रोपी नॉन जीरो होगी जब आपके पास ए और बी सेम टाइप के होंगे। तो ये तो एकदम गलत हो गया ना, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि आपके पास जब दोनों गैसेज सेम होंगी, ठीक है, तब आपके पास क्या हो गया, एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन भी गलत बैठ गया आपके पास, तो बचता है बी ऑप्शन। पर अब यूँ बात है कि बी ऑप्शन सही कैसे है ना। बी ऑप्शन आपके देखिए एंट्रोपी जो तो हमने निकाला था कि एंट्रोपी आपके पास कितनी होती है, N1 KB Ln N1 प्लस N2 ओवर N1 प्लस N2 KB Ln N1 प्लस N2 ओवर N2, ठीक है। तो हर जगह आप क्या पुट कर दीजिए, N पुट कर दीजिए। तो N1 भी आपके पास N है और N2 भी आपके पास N है, तो हर जगह जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास 2N KB Ln2 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा पेन उठा लिया करो यार, ठीक है, पेन उठा लोगे हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर करके नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करोगे, करके देखिए प्लीज़। हाँ, तो इसका आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल में जो आपके पास माइक्रोस्टेट है उसके अंदर जो आपके पास कांस्टेंट्स रहते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और इसके अंदर जो वेरी करता है वो आपके पास ई वेरी करता है। अब क्योंकि जितने भी आपके पास माइक्रोस्टेट्स होते हैं इसके अंदर ये आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, और एक टाइम पर आकर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर एनर्जी वेरिएबल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और पहले हम इसके अंदर जो एनर्जी लेंगे वो हम डिस्क्रीट एनर्जीज के लिए फाइंड आउट करेंगे ये, और फिर हम पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करेंगे और फिर फेज स्पेस डिफाइन करेंगे इन पार्टीशन फंक्शन के लिए। ओके, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब आपके पास एनर्जी वेरी करती है ना डिस्क्रीट एनर्जीज के लिए, तो सिस्टम आपका ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है। मतलब कि हम यूँ कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी सिस्टम हैज़ डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स। ओके, अब देखते हैं आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एनर्जी ई आई बाय सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी। तो देखिए एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हैविंग एनर्जी ई आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास बोल्ट्जमैन फैक्टर से रिलेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। यहाँ पर बीटा आपके पास 1/kBT। ओके, एज यूजुअल जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम कांस्टेंट ए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ओके, अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, ठीक है, और अगर हम पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट एनर्जीज देखने मिलेंगी डिफरेंट टाइम्स पर, ठीक है। तो हम यहाँ से एनालॉजी ले सकते हैं कि आपके पास जितनी भी आपको एनर्जी देखने को मिलेंगी डिफरेंट टाइम्स पर वो क्या होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, ठीक है। जब आपके पास एनर्जी ई होगी तब एनर्जी 2E नहीं होगी, ठीक है, किसी टाइम पर, तो ऐसा आपको सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी इन एनर्जीज की क्या होगी, एडअप होगी। तो एनर्जी जब प्रोबेबिलिटी एडअप होगी तो समेशन पी आई इज इक्वल्स टू 1, तो एडिटिव नेचर की होगी ना प्रोबेबिलिटी, तो समेशन यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इस पी आई को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमने ऊपर निकाला था एक सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ए आपके पास 12 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप ए कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और ए कांस्टेंट की वैल्यू हम वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी नॉन डीजनरेटेड एनर्जी ई आई के लिए, ठीक है। अब देखिए हमने डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है, सिस्टम की एनर्जी ई आई है पर उसकी डीजनरेसी आपके पास जी आई है इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। तो हम जी आई फैक्टर भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वापस से वही बात, पी आई इज इक्वल टू ए, आपके पास जो कांस्टेंट ले रखा है जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पर भी आपके पास जितनी भी एनर्जी की टर्म्स आएंगी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, तो समेशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और वैसे ही जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था हम पी आई फाइंड कर लेंगे, ठीक है, आपके पास डीजनरेसी फॉर्म में। इफ एनर्जी ई आई इज नॉट डीजनरेट देन जी आई इज इक्वल टू 1। ओके, ये तो हमें पता ही है, अगर आपके पास डीजनरेसी है ही नहीं तो जी आई की वैल्यू 1 होगी। ये जो नीचे मैंने जी आई लिख रखा है, जी आई को 1 कर लीजिएगा आप, ठीक है। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट सिंगल पार्टिकल हैज एनर्जी ई आई विद डीजनरेसी जी आई डैश। अब देखिए सिस्टम की डीजनरेसी आपके पास एक सिंगल पार्टिकल डीजनरेसी से मैच ना खा जाए, तो मैंने उसे जी आई डैश कर लिया, ठीक है, ताकि हमें आगे जाके कैलकुलेशन करते वक्त कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए। तो जी आई डैश कर लिया मैंने इसको। एक सिंगल पार्टिकल की आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए पी आई इज इक्वल टू जी आई डैश ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, और समेशन आपके पास जी आई डैश ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। अब हम पार्टीशन फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। देखिए अभी पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम, देखिए जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई, जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है वही पार्टीशन फंक्शन होता है, ठीक है। देखिए उसमें रिप्रेजेंट भी कर दिया मैंने क्यू एन टी वी से, ठीक है, जहाँ पर ये एन टी वी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैनोनिकल एंसेंबल की पार्टीशन फंक्शन शो कर रहा है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टी आपके पास टेम्परेचर, वी आपके पास वॉल्यूम। ओके, तो द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी इज डिफाइंड एज लाइक दिस। तो देखो आपको बुक में अलग अलग नोटेशन दिख जाएगी, क्यू एन टी वी भी दिख सकता है, ये एन आपके पास उस ब्रैकेट में भी हो सकता है और इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन आपके पास होता है जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ओके, अब यही आप सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन पूछोगे तो सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन आप एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंगल पार्टिकल में आप डीजनरेसी अगर कॉन्सेप्ट इंक्लूड है तो जी आई डैश कर देंगे, ठीक है। अब फेज स्पेस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए कंटिन्यूस एनर्जी के लिए देखिए जो पार्टीशन फंक्शन होगा हमारे पास, पार्टीशन फंक्शन क्या आपके पास क्यू एन टी वी, जो आपके पास हमने ऊपर लिखा था। देखिए जो आपके पास ये समेशन है, अभी आपके पास कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें ये समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए देखिए जो आपके पास ई आई है वो आपके पास फंक्शन है पोजीशन का और आपके पास मोमेंटम का, ठीक है। तो हम इसे पोजीशन और मोमेंटम के इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे, तो समेशन जी आई हम चेंज कर देंगे आपके पास 1/h टू द पावर f डी एफ क्यू डी एफ पी। ओके, जहाँ आपके पास f क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है f यहाँ पर, ठीक है। और हम ई आई को चेंज कर देंगे h के अंदर, हैमिल्टोनियन के अंदर। ओके, तो आपके पास ये आपको मिल जाएगा क्यू एन टी वी 1/h टू द पावर f इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस बीटा h डी एफ क्यू डी एफ पी। ओके, जहाँ पर f आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम है विच इज इक्वल टू एन एफ वन, जहाँ आपके पास सिंगल पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ पार्टिकल का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये आपके पास डिस्टिंक्शिबल का एक्सप्रेशन आया, अगर हमें इसे इनडिस्टिंक्शिबल में पार्टीशन फंक्शन चाहिए फॉर द फेज स्पेस, तो देखिए वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक चीज़ अज्यूम कीजिए इसके अंदर, हम यहाँ पर ई टू द पावर माइनस बीटा एच जो कंपोनेंट है ऊपर डिस्टिंक्शिबल वाले में, ठीक है, डिस्टिंक्शिबल वाले में जो ऊपर आपके पास कंपोनेंट है ई टू द पावर माइनस बीटा एच, अगर आप उसको एक बार छुपा लें, ठीक है, आप उसको शैडो कर दें एक बार, ठीक है, तो जो आपके पास पूरा जो बचेगा वो क्या होगा, हाँ जी, डी एफ क्यू डी एफ पी ओवर एच टू द पावर एफ। ये आपके पास क्या होगा, अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ओवर फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ठीक है। तो आपके पास माइक्रोस्टेट्स बन गए, ठीक है। तो आपके पास माइक्रोस्टेट्स किसके होंगे, डिस्टिंक्शिबल के। तो हम जानते हैं, अभी हम गिब्स पैराडॉक्स में पढ़ के आए थे, उसने बताया था हमें रेमेडी कि कैसे कर सकते हैं हम डिस्टिंक्शिबल से इनडिस्टिंक्शिबल में कैसे जा सकते हैं। अब हम उसे एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे दूँ, तो वही मैंने किया, इनडिस्टिंक्शिबल मैंने एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मुझे आपके पास पार्टीशन फंक्शन जो था वो आ गया मेरे पास फॉर द इनडिस्टिंक्शिबल पार्टिकल्स इन फेज स्पेस। ओके, अब सिंगल पार्टिकल के लिए भी हम एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैसे ही आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके, सिंपल है ये तो।
तो अब हम रिलेशन जानना चाहते हैं, जो हमने सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकाला है और ऊपर जो हमने ये दो इंटीग्रेशन निकाले हैं आपके पास डिस्टिंक्शेबल और इनडिस्टिंक्शेबल, इनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, जो आपके पास जो डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्शेबल या फिर इनडिस्टिंक्शेबल कोई भी देख लीजिए, एक बार मेरे की देखिएगा। ठीक है, पर तो आपके पास h टू दी पावर f आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, है ना, डिस्टिंक्शेबल में देख रहा हूँ मैं। तो वो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास सिंगल पार्टिकल में आ रहा है वो h टू दी पावर f1 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास हम जानते हैं कि जो f आपके पास NF1 है। ठीक है, f का आपके पास डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, तो हम जो ये आपके पास HF1 है इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम उसके इक्विवेलेंट देखें तो पावर n कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप जो आपके पास e टू द पावर माइनस बीटा h1 है, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। अब देखिए उन दोनों में रिलेशन बिठाने के लिए मैं आपको एक सिस्टम एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स लिए जा रहे हैं। अब जब आपके पास पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग है तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, एडिटिव होगी। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन आपके पास समेशन HI फॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो जो आपके पास e टू द पावर माइनस बीटा h है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस बीटा HI समेशन। ठीक है, और अब देखिए ये आपके पास क्या समेशन चल रहा है सारा। ठीक है, ये हमको प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक कंपोनेंट। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा HI। ओके, अब देखिए आपके पास इस सिंगल कंपोनेंट को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास आई चल रहे हैं ये। ठीक है, तो इसकी पावर n भी कर सकते हैं हम प्रोडक्ट ना करते हुए। ठीक है, प्रोडक्ट ना किया जाए तो n पावर कर दें तो बात तो वहीं पर ही आ जाएगी ना। ठीक है, तो आपके पास जो Q1TV था, ठीक है, 1/h टू द पावर f e टू द पावर माइनस बीटा h dfq dfp। ठीक है, उसको हम सिंगल पार्टिकल का n पावर कर दें तो। ठीक है, क्योंकि आई आपके पास कहाँ तक है, प्रोडक्ट कहाँ तक है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही होएगा। ठीक है, तो पावर n कर दीजिए और इन डिस्टिंक्शन में आपके पास n फैक्टोरियल कर दीजिएगा, वही आपके पास सेम आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम फॉर कंटीन्यूअस एनर्जी ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं सिंगल पार्टिकल का फॉर द विद द होल सिस्टम। देखिए मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ों के लिए अवेयर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये आपके पास कि जो मैंने यहाँ पर सिस्टम लिया वो नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए है, तभी हमने यहाँ पर समेशन HI कर दिया। ठीक है, अनलेस दिस कांट बी पॉसिबल, आपके पास इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्म फिर अलग बनेगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि जो आपने पूरे सिस्टम का जो अपने पार्टीशन फंक्शन था उसको आपने सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन की पावर n कर दिया। ठीक है, ये आपके पास कंटिन्यूस एनर्जी के लिए तो हो सकता है पर डिस्क्रीट एनर्जी के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्क्रीट एनर्जी के लिए हम अलग मैथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने नीचे लिख दी हैं। फॉर डिस्क्रीट एनर्जी द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम Q1TV GI e टू द पावर माइनस बीटा EI इज इक्वल टू Q1TV। देखिए डिस्टिंक्शेबल के लिए तो ये चीज़ सही रहेगी, पर इनडिस्टिंक्शेबल के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है। देखिए डिस्टिंक्शेबल मतलब कि क्या है, डिस्टिंक्शेबल मतलब कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में जो हम माइक्रोस्टेट्स निकालते थे वो आपके पास क्या आते थे, GI टू द पावर NI। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपके पास हो सकती है। ठीक है, डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल के लिए। बट आपके पास जो इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स थे जैसे कि बोस आइंस्टाइन्स में और फर्मी डिराक में, उसके अंदर आपके पास माइक्रोस्टेट्स में कहीं पर भी पावर n नहीं आती थी। जैसे कि आपके पास बोस आइंस्टाइन में क्या आता था, ni प्लस GI माइनस 1 ओवर ni फैक्टोरियल ओवर GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो आपके पास ये आता था, उसके अंदर आपके पास GI से ni आता था। ठीक है, तो वहाँ पर कहीं पर भी पावर नहीं आ रही थी। तो वो आपके पास डिस्क्रीट केस थे सारे जो हमने पहले निकाले थे माइक्रोस्टेट्स, तो वहाँ से जो चीज़ आएगी तो वहाँ पर कहीं पर पावर नहीं हो रही है, तो वहाँ पर कहीं पर भी पावर नहीं हो रही है, तो हम इसको नॉट इक्वल्स टू, ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, बात तो ये ना, हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं ताकि हमें कैनोनिकल एंसेंबल के रिगार्डिंग थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ पता लग सकें। ठीक है, अब अगर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता लग रही हैं, ठीक है, तो इसको करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए देखिए हम एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई, एवरेज एनर्जी ऑफ ई। ठीक है, अब देखिए हम क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी सी एनालॉजी लेते हुए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखो मैंने वहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है वेव फंक्शन इज इक्वल्स टू समेशन CI phi i। ठीक है, तो जितने भी सुपरपोजिशन में आइगन स्टेट्स लिखे हैं अगर वो एनर्जी के आइगन स्टेट्स हैं तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू। ओके, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख लिया समेशन PI EI। ओके, तो यहाँ पर PI जो हमने निकाल रखा है खुद का हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और EI हम प्रोडक्ट में कर देंगे इसके। ठीक है, तो EI GI e टू द पावर माइनस बीटा EI ओवर समेशन GI e टू द पावर माइनस बीटा EI। ओके, अब देखिए जो ये टर्म बनी है हमारे पास, इसको हम अदर वे में भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस कर्ल ओवर कर्ल बीटा लॉग समेशन GI e टू द पावर माइनस बीटा EI, इसका अगर आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास सेम यही टर्म बन जाएगी। अब यही टर्म बन जाएगी तो इसको हम इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास जो एवरेज एनर्जी आ गई है सिस्टम की वो आपके पास क्या आ गया, माइनस कर्ल ओवर कर्ल बीटा लॉग समेशन GI e टू द पावर माइनस बीटा EI। ओके, अब आप ये ध्यान से देखिए जो आपके पास ये समेशन GI e टू द पावर माइनस बीटा EI, ये क्या आपके पास पार्टीशन फंक्शन नहीं है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आप इसको Q1TV से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो मतलब कि हमने यहाँ पर एवरेज एनर्जी को पार्टीशन फंक्शन से रिलेट कर दिया। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आपके पास बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा था। अब हर जगह हमारे पास बीटा वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, जो भी हम आपके पास इक्वेशन सॉल्व करेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कंक्लूड करने के लिए, तो इसे बेहतर होगा कि हम टी में चेंज कर लें। ठीक है, हम जानते हैं कि बीटा इज टू 1/kBt। ठीक है, कर्ल बीटा इज टू माइनस 1 ओवर kBt स्क्वायर कर्ल टी। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैंने वहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो लास्ट इक्वेशन जो मेरे पास बनी है वो आपके पास एवरेज एनर्जी इज टू kBt स्क्वायर कर्ल ओवर कर्ल टी, टी के टर्म्स में डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास log Q1TV। ओके, देखिए बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है,
यहाँ पर हमें एवरेज एनर्जी तो पता लग गई है थ्रू द पार्टीशन फंक्शन। अब हमारे पास और भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें जाननी होती हैं, जैसे कि हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में जानी थी जितनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीज़ देखिए, जो कैनोनिकल एंसेंबल में आपके पास टी और वी आपके पास कांस्टेंट रहता है, टी और वी कांस्टेंट रहता है, मतलब कि आइसोथर्मल और आइसोकोरिक आप ध्यान दीजिए। हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स में हमने देखा था कि आपके पास कौन सा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है जो आपके पास आइसोथर्मल और आइसोकोरिक है। हाँ जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ का यूज़ करेंगे तो ए इज टू यू माइनस टी एस, तो ये हमने लिख लिया, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ए इज टू यू माइनस टी एस। देखिए वापस हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ए इज टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ओके, अब डी यू आपके पास कैसे लिख सकते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन, ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं, तो हम पता ही है। माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी जो कट रहा है आपके पास काट दीजिए, डी ए इज टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी प्लस म्यू डी एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको प्रेशर निकालना है तो कर्ल ए बाय कर्ल भी कर लीजिए, यहाँ से अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है तो कर्ल ए बाय कर्ल टी कर लीजिए, यहाँ से आपको केमिकल पोटेंशियल निकालना है तो कर्ल ए बाय कर्ल एन कर लीजिए एट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर द वेरिएबल्स आर लेफ्ट। तो बात तो यूँ है ना कि हमें डिफरेंशिएशन जिसका करना है ए का, वो भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब उसको फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, और u को हम उधर ले आए तो u इज टू ए प्लस टी एस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम u जो अभी हमने एवरेज एनर्जी निकाली थी उसको हम a से रिलेट करके यहाँ पर चीज़ें आसान कर देंगे। u इज टू ए प्लस टी एस और a माइनस, देखिए अब s जो ऊपर हमने निकाला था माइनस कर्ल a ओवर कर्ल t, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। और देखिए जो नीचे वाला डिफरेंशिएशन है अगर आप उसको करेंगे तो आपके पास हूबहू ऊपर वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब जो बाहर आपके पास माइनस टी स्क्वायर आ रहा था उसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया कर्ल ओवर कर्ल 1/t करके, ठीक है। डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे 1/t से, तो उससे आपके पास ऑटोमेटिकली इन दी एंड माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा इन दी एंड, ठीक है। अब आप के बी से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऊपर नीचे, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पर हाँ, हमारे पास जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, कर्ल ओवर कर्ल बीटा, बीटा ए एन वी, ठीक है। अभी देखिए हमने अभी डिफरेंशिएशन किया था बीटा के रिस्पेक्ट में, हमारे पास क्या आया था, एवरेज एनर्जी आई थी। यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बीटा के रिस्पेक्ट में, एवरेज एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पर जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे बीटा के रिस्पेक्ट में जब हमारे पास एवरेज एनर्जी आ रही थी, और जो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये दोनों टर्म आपके पास बराबर होंगी। तो यहाँ का बीटा है और वहाँ की जो वैल्यू थी वो हम इक्वेट करने वाले हैं, वहाँ पर बराबर करने वाले हैं। तो बीटा ए इज इक्वल्स टू लॉग क्यू एन टी वी। तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन आया था ना आपके पास, तो ए यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यही तो हमारा मोटो था, हम ए निकाल लें, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस के बी टी लॉग क्यू एन टी वी, ठीक है। ऐसे ही हम देखिए, तो इससे इजीली हम ए की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके ये चीज़ें निकाल सकते हैं, प्रेशर, एंट्रोपी, केमिकल पोटेंशियल। पर एक चीज़ और है इसके अंदर कि हमें हर टाइम क्या पता होना चाहिए, पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए सिस्टम का। अगर हमें सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता है तो उससे हमारे पास ईजी हो जाएगा एवरेज एनर्जी निकालना, और ईजी हो जाएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ निकालना। और एक बार गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ निकल जाता है हमारे पास तो प्रेशर, एंट्रोपी और केमिकल पोटेंशियल जैसी टर्म ईजिली हमारे पास डिफरेंशिएशन करके निकल सकती हैं। अब देखिए और भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सी वी निकाल सकते हैं, कर्ल यू बाय कर्ल टी, ठीक है, यू इज टू ए प्लस टी एस, तो वो भी आपके पास सिंपली ऐसे ही निकल सकती है। अब जैसे कि हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्लासिकल आइडियल गैस की बात की थी, वही हम अब कैनोनिकल एंसेंबल में क्लासिकल आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। कंसीडर गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग नॉन रिलेटिविस्टिक इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल। देखिए मैंने यहाँ पर इनडिस्टिंक्शेबल लिया है, तो आपके पास ये क्लासिकल ना होकर आपके पास सेमी क्लासिकल कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स फिल्ड इन ए 3D कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर टी। अब क्योंकि यहाँ पर हम नॉन रिलेटिविस्टिक का केस लेकर चल रहे हैं, तो आपके पास एनर्जी जो होगी पी स्क्वायर बाय 2m होगी, ठीक है। अब जब हम क्लासिकल आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी हम इन दी एंड क्या निकालेंगे, इन दी एंड हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज निकालेंगे, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जानने के लिए मैंने आपको पहले ऊपर हिंट कर दिया था कि हमें क्या पता होना चाहिए, पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और हमने पूरे सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन एक सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन से कैसे रिलेट किया था ये हम जानते हैं कि हमने उसकी पावर n कर दी थी, ठीक है। तो देखिए उसी कुछ एनालॉजी लेके तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली शुरुआत करेंगे सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन से, ओके। तो आपके पास सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, Q1TV 1 ओवर h क्यूब e टू द पावर माइनस बीटा p स्क्वायर, बीटा e आता था ना, e टू द पावर माइनस बीटा e d f q d f p, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब क्योंकि 3D कंटेनर है आपके पास तो 3 डायमेंशन पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए आप, ठीक है, f इज इक्वल टू 3, ओके। अब देखिए e टू द पावर माइनस बीटा p स्क्वायर d3p ओवर h क्यूब, ठीक है। अब मैंने जो d3q था ना, d3q था हमारे पास सिंपल पोजीशन स्पेस में क्या बनेगा, वो पूरा कंटेनर वॉल्यूम भी बनेगा, ठीक है। और आपके पास जो ये एक्सप्रेशन बन रहा है ये आपके पास आइसोट्रॉपिक स्पेस में बन रहा है, ठीक है, जिससे कि आपके पास हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम स्फीयर के एनालॉजी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर d3p मैं खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं d3p खोल रहा हूँ, p स्क्वायर dp sin थीटा d थीटा d फाई, ठीक है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देम आर 0 to ∞ 0 to पाई 0 to पाई, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो sin थीटा d थीटा है, जो यहाँ पर sin थीटा d थीटा d फाई है, ठीक है, उसको मैं 4 पाई कर देता हूँ, ठीक है। अब dp के रिस्पेक्ट में करूँगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में कोई और टर्म्स होती ही नहीं, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन रहा है, देखिए ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए आप, ये आपके पास 0 to ∞ e टू द पावर माइनस बीटा p स्क्वायर ओवर 2m p स्क्वायर, ये आपके पास वो नहीं है x टू द पावर n e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 to ∞, जिसका हम लिख देते थे इंटीग्रेशन आपके पास थर्मोडायनामिक्स में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया ये, जिसका आपके पास फॉर्मूला होता था गामा n प्लस 1/2 ओवर 2 अल्फा n प्लस 1/2, ओके। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो गामा n प्लस 1/2 फॉर्मूला मैंने यूज़ कर दिया है, ठीक है। सेम टू सेम उसको आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो v बाई एच क्यूब 2 पाई m की बीटी की पावर 3/2, ओके। तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब आप बखूबी जानते हैं हमको क्या करना है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई थी
कि अब जो हम पावर n करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पर किस भी हाफ पे करेंगे, वो हमने यहाँ पर पहले एज्यूम कर लिया कि हम देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब कि हम कंटिन्यूस एनर्जी लेके चल रहे हैं ना, ये बात मेरे को आपको पहले बतानी चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो हम कंटिन्यूस एनर्जी लेके चल रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी नहीं है, नहीं तो हम पावर n ना कर पाते अनलेस इट वाज नॉट अ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स केस, ओके, डिस्टिंक्शनल पार्टिकल का केस ना होता तब तक हम इसे पावर n ना कर पाते, ठीक है। तो हम यहाँ पर पावर n कर देंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पर कंटिन्यूस एनर्जी का केस है, पहली बात तो देखिए इसको पावर n करने से, एक सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन को पावर n करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ। मीन थर्मल वेवलेंथ जो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, लैम्डा h/2 m kBt, ओके, अंडर रूट में है। तो ये कि ये जो टर्म आई है आपके पास लैम्डा, ठीक है, ये आपके पास सेम टर्म है जो अभी हमारे पास पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन के लिए आई है आपके पास, है ना। तो उसको आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसकी पावर कर दीजिए आप, ठीक है। तो Q1TV, ठीक है, आपको सिस्टम के बारे में बात करते हैं। Q1TV V/λ³ की पावर n ओवर 1/n फैक्टोरियल। 1/n फैक्टोरियल आप जानते हैं मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिस्टिंक्शनल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, और इंडिस्टिंक्शनल पार्टिकल में हम क्या करते होते हैं, गिब्स ने बताया था कि आप 1/n फैक्टोरियल कर दीजिएगा, तो हमारे पास ये टर्म्स बन जाएंगी। अब देखिए, अब सिंगल पार्टिकल का, अब पूरे सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन हमें पता लग गया है, तो अब हम सीधा जाएंगे हेल्महोल्ट्ज़ के पास, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ क्योंकि हमें बताएगा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज उसके बाद, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ निकालना जरूरी है, उससे ही हम प्रेशर, एंट्रोपी और केमिकल पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो ए आपके पास क्या था, -kBt ln Q1TV पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर v⁻n, ठीक है। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट चलेगी यहाँ पर, ठीक है, अरेंजमेंट थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखिए वो मैंने ऊपर वाली वैल्यू पूरी सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है, अभी तक, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया मैंने हेल्महोल्ट्ज़ में, ओके। अब देखिए जो आपके पास n फैक्टोरियल था ना नीचे, वो हम उधर ले चलते हैं, ठीक है। उसे स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ, स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाने के लिए उसके उधर लेके गया हूँ मैं, लॉग से मैंने उसे अलग कर लिया, ठीक है। तो आपके पास मैंने स्टर्लिंग फॉर्मूला लगा दिया नेक्स्ट स्टेप में, ओके। अब देखिए आप इस पूरी टर्म में से आप अगर n kBt कॉमन ले लें, और जो लॉग की टर्म है आपके पास सेकंड टर्म, ठीक है, उसे आप एडजस्ट कर दें फर्स्ट टर्म में, तो आपके पास ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद देखिए आप, जो आपके पास बाहर नेगेटिव था, अगर आप उसको अंदर ले आएंगे तो अंदर वाले टर्म्स आपके पास रिवर्स हो जाएंगे लॉग में, ये आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताइए, ठीक है। तो हमने वो रिवर्स कर दी है आपके पास। अब देखिए हमने हेल्महोल्ट्ज़ निकाल लिया है, ठीक है। अब हेल्महोल्ट्ज़ से हम एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो A=U - TS करके हम निकालेंगे वो थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ेगा, ठीक है। पर हम ये भी जानते हैं कि हम एवरेज एनर्जी वैसे भी निकाल सकते हैं आपके पास पार्टीशन फंक्शन से, तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन kBt² log Q1TV, सॉरी यहाँ पर लॉग से पहले आपके पास क्या आएगा, कर्ल ओवर कर्ल डी आएगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी था जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर जो आपके पास एवरेज एनर्जी आएगी वो आएगी kBt² कर्ल ओवर कर्ल बीटा लॉग पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। अब आपके पास पार्टीशन फंक्शन क्या था पूरे सिस्टम का, तो अब देखिए जो पार्टीशन फंक्शन था आपके पास पूरे सिस्टम का, वो आपके पास ये रहा v⁻n फैक्टोरियल 2πm kBt ओवर h² की पावर 3n/2, ठीक है। इसका लॉग है, इसके लॉग का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका लॉग है तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब इसमें इसके लॉग में हम लॉग t की पावर 3n/2 सिर्फ ये रख लेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और लॉग की खास बात है ये कि लॉग सब कुछ अलग कर सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिर्फ log t3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, log t की पावर 3n/2 का आपके पास कर्ल ओवर कर्ल t, ठीक है। इसका आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो बहुत इजी है आपके पास, ठीक है। 3n/2 तो वैसे ही आगे आ जाएगा, और log t बच जाएगा आपके पास, log t आपके पास 1/t, ठीक है। तो आप वो कर दीजिए 3/2 n kBt आ गया, ईजी। अब तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब प्रेशर आप निकाल सकते हैं हेल्महोल्ट्ज़ से, कर्ल a ओवर कर्ल v एट कॉन्स्टेंट n, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, बस इसका डिफरेंशिएशन करना आपको t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब वापस से log है तो वापस से ईजी हो जाएगा आपके पास कितना बन जाएगा, log 1/t बचेगा, ऊपर वाला यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है, माइनस वाला, ठीक है। तो log t वाला आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन कर, 3/2 आपके पास आगे आ ही जाएगा, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी n kBt/v। नहीं जी आप हैमिल्टोनियन भी निकाल सकते हैं, h=u + pv, जो कि आपके पास 5/2 n kBt आएगा। एंट्रोपी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी की तो आप डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ से आप मैथ देख सकते हैं, आपको कहीं पर अगर प्रॉब्लम आई कि कैसे हुआ है, जो आप यहाँ से आप टैली कर सकते हैं। केमिकल पोटेंशियल निकाल सकते हैं n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके हेल्महोल्ट्ज़ का, वैसे करके आपके पास क्लासिकल एडल गैस के लिए जो सेमी क्लासिकल हम कह सकते हैं पार्टिकल्स हमने लिए हैं, तो वो आपके पास हमने सभी उसका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है यहाँ पर डिस्कस कर दी है, ओके। प्रॉब्लम लेते हैं। कंसीडर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ which can occupy any of two non-degenerated energies 0 and e. The system is in thermal equilibrium at absolute temperature T. Find the single particle partition function. तो single particle partition function पूछा गया हमसे, and partition function of the system. Partition function, single particle partition function and partition function of the system. If these particles are first classical particle, second bosons, third fermions. तो हम हर एक पार्टिकल के लिए यहाँ पर आपके पास क्या निकालेंगे, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन और पार्टीशन फंक्शन फॉर द बोल सिस्टम, ओके। तो हम शुरुआत करते हैं क्लासिकल पार्टिकल से, ओके। तो क्लासिकल पार्टिकल शुरुआत करें तो वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वाले में बनाई थी, है ना, जो पहले हम बनाते आ रहे हैं वैसे हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर जीरो एनर्जी के लिए, ई एनर्जी के लिए ये आपके पास सिस्टम एनर्जी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, जो आपके पास माइक्रोस्टेट्स लिखते थे ना हम उधर, तो ठीक है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं जो कि आपके पास डीजेनरेसी जो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आइए, ओके। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों ही पार्टिकल आपके पास, दो पार्टिकल रखे हैं, दोनों ही पार्टिकल आपके पास इसमें हो, ठीक है, जीरो लेवल एनर्जी में हो, ठीक है, ये आपके पास एम्प्टी हो, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जीरो एनर्जी, और इसकी डीजेनरेसी कितनी बनेगी आपके पास, एक ही बनेगी ना ये, तो
और ऐसा भी हो सकता है आपके पास ए इधर हो बी इधर हो, ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी बनेगी आपके पास, इतनी एनर्जी आपके पास बनेगी ई। ऐसा भी हो सकता है बी इधर हो ए इधर हो, ठीक है, इसमें भी एनर्जी आपके पास कितनी बनेगी ई बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डीजनरेसी कितनी शो हो रही है, 2 शो हो रही है। अब क्या हो सकता है, ये एम्प्टी हो सकता है, ये फिल हो सकता है, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी बन सकती है 2 ई। इसका केस हमारे पास एक ही बनता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या बनता है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन हम जानते हैं फॉर द होल सिस्टम इज इक्वल्स टू समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। अब हम इजीली इसको यहाँ से यूज करके डाटा ये चीज बना सकते हैं, पार्टीशन फंक्शन बना सकते हैं सिस्टम के लिए। तो देखिए पहले मैं ये उठाता हूँ 1, जी आई कितना है 1 है ना, और यहाँ पर ई दी पावर माइनस बीटा आई, ई आई कितना 0 है, ई दी पावर 0 तो लिखने का मतलब ही नहीं है उसका, तो ठीक है। प्लस नेक्स्ट आपके पास 2, एनर्जी कितनी है ई ई दी पावर माइनस बीटा ई। नेक्स्ट आपके पास 1 प्लस 1 डॉट ई दी पावर माइनस बीटा 2 ई। अगर आप सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन पूछे तो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन आपके पास कितना है, Q1 TV समेशन, मैंने कहा था ना आपको जी आई डैश लेंगे हम, ठीक है, ताकि डीजनरेसी आपके सिस्टम की और आपके पास सिंगल पार्टिकल की मिक्स ना हो जाए। जी आई डैश ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं हम, देखिए जी आई डैश आपके पास क्या है, सिस्टम एक सिंगल पार्टिकल की आपके पास क्या हो सकती है डीजनरेसी, सिर्फ आपके पास 1 ही है डीजनरेसी, तो 0 की डीजनरेसी हमें 1 ही दे रखी है, ठीक है। आपके पास ई टू द पावर माइनस बीटा 0 प्लस, अब हम दूसरे एनर्जी की ई की बात करते हैं, उसकी भी डीजनरेसी आपके पास 1 ही है, 1 डॉट ई टू द पावर माइनस 2 बीटा, ओके। तो आपके पास ये बन रहा है, तो आपके पास टोटली कितना बन रहा है ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 ई बाय के टी, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है हमारे पास डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल है, क्लासिकल पार्टिकल डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल होते हैं ना, तो उसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं आपके पास क्यू एन टी वी इज इक्वल्स टू Q1 TV टू द पावर एन, ये तो हम लिख सकते हैं उसके अंदर, ये हमने देखा था, ठीक है। हाँ हम उनको नहीं लिख सकते दूसरों को, ठीक है, क्योंकि हम ये डिस्क्रीट के बारे में बात कर रहे हैं ना आप, तो ठीक है, तो दूसरों को नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आप पावर कर दीजिए इसकी, तो 1 TV आपके पास कितना है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 ई 2 बीटा ई, 2 बीटा ई लिख लीजिए, 2 बीटा ई की पावर एन, एन पार्टिकल्स कितने हैं 2 हैं हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर कीजिए इसका, कितना आएगा आपके पास 1 प्लस ई टू द पावर माइनस, सॉरी आपके पास यहाँ पर देखिए एनर्जी 2 ई ही है ना, यहाँ पर तो एनर्जी यहाँ पर ई है, सॉरी, ठीक है, तो 2 नहीं आएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई। अब देखिए आपके पास ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके, तो आपके पास ये चीज़ प्रूव हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम बोसॉन्स की तरफ। बोसॉन्स के बारे में बात करें, देखिए सिंगल पार्टिकल के जो पार्टीशन फंक्शन आएगा वो तो आपके पास सेम ही रहेगा, तो सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन रहेगा वो तो सेम ही रहेगा आपके पास ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ये तो आपका सेम ही रहेगा। अब हम निकालते हैं वापस इसके अंदर टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास 0 एनर्जी ई और सिस्टम एनर्जी, और ये आपके पास आ गई डीजनरेसी, ठीक है। आप बोसोन में जानते हैं हम आपके पास क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, आप पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ठीक है। तो आपके पास दोनों इसके अंदर आ सकते हैं, ये खाली आ गया आपके पास, एक आपके पास केस ये बन सकता है और एक आपके पास केस ये खाली और ये आ सकता है। इसमें देखिए आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी 0, इसमें आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी देखिए ई, इसमें आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी 2 ई, ठीक है। डीजनरेसी यहाँ पर 1 1 1, तीनों में आपके पास डीजनरेसी इतनी बनेगी, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्यू एंड टी वी समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ओके। पहले की आपके पास डीजनरेसी 1 और एनर्जी आपके पास 1, तो 1 आएगा यहाँ पर, प्लस डीजनरेसी 1 और ई टू द पावर माइनस बीटा ई, फिर आपके पास डीजनरेसी 1 और आपके पास ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई, ओके। तो ये चीज़ आ गई आपके पास और सिस्टम की आपके पास इतनी आएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये इंडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल है तो आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं अब थर्ड आपके पास क्या है फर्मियंस। फर्मियंस का हम यहीं से देख लेते हैं। देखिए फर्मियंस में क्या होता है, आपके पास एक सिंगल स्टेट में 2 पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते ड्यू टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, तो आपके पास एक ये नहीं आएगा और एक ये नहीं आएगा, तो ये आएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितनी बनेगी क्यू एंड टी वी आपके पास कितना बनेगा समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, आपके पास कितना बनेगा 1 ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ठीक है। तो इतना बनेगा आपके पास, ठीक है। और जो आपके पास सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। Consider a system of n identical particle, each of which can occupy 2 energy levels of energies E1 and E2 with corresponding degeneracies G1 and G2। तो हमने जब ये टॉपिक शुरू किए थे तो हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाली थी। तो देखिए अब हमें सिर्फ 2 ही आपके पास क्या दे रखे हैं, लेवल दे रखे हैं एनर्जीज़ के, ठीक है। तो हम लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो P1 G1 ई टू द पावर माइनस बीटा E1, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और नीचे आपके पास मेंशन होता था फॉर द होल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इसमें आप G1 ई टू द पावर माइनस बीटा E1 प्लस G2 ई टू द पावर माइनस बीटा E2, आपका ऐसे ही आपके पास सेकंड एनर्जी लेवल की आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो आपके पास सेकंड एनर्जी की आपके पास क्या आएगा
G2 e to the power minus बीटा E2 और आपके पास एंड डिवाइडेड बाय G1 e to the power minus बीटा E1 प्लस G2 e to the power minus बीटा E2। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट लेवल पे पॉपुलेशन होगी, अब देखिए जो लेवल 1 पे पॉपुलेशन होगी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू द प्रोबेबिलिटी एट दैट लेवल। ठीक है, ऐसे हम पॉपुलेशन एट लेवल 2 कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट लेवल 2 कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स फॉर द होल सिस्टम इनटू प्रोबेबिलिटी एट दैट लेवल। ठीक है, आपसे कभी यूँ भी हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन लेवल 1, तो आप इसके अंदर n1 बाय n कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन लेवल 2 n2 बाय n। रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ लेवल भी पूछा जा सकता है, लेवल 2 विद रिस्पेक्ट टू लेवल 1 या फिर लेवल 1 विद रिस्पेक्ट टू लेवल 2। ओके, उसमें आप n2 बाय n1 कर देंगे। ठीक है, जो कि आपको क्या शो कर रहा है P2 बाई V1, मतलब कि इसका मतलब क्या P2 बाई P1। ठीक है, तो P2 और P1 तो हमें पता है। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या लिख देंगे G2 बाई G1 e to the power minus बीटा E2 माइनस E1। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में ये छोटे मोटे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। देखिए, जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं सॉलिड मटेरियल के लिए, और उस टाइम पर जब आप सॉलिड मटेरियल कंसीडर करते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लाइक फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करेगा, कभी स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करेगा और कभी बोथ, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ, और कोई पार्ट इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि ऑर्बिटल पार्ट से आपके पास डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता, जो कि आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ी होंगी अपने ग्रेजुएशन लेवल पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या लिया, कंसीडर सिस्टम ऑफ n स्पिन हाफ डाइपोल्स। ठीक है, ईच ऑफ विच कैन ओरिएंट पैरेलल, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू दैट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी h इज इक्वल टू h नॉट n कैप, वेयर h नॉट इज कांस्टेंट एंड n इज यूनिट वेक्टर। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आया फिक्स्ड इन स्पेस। अब इस फिक्स्ड इन स्पेस का क्या मतलब है, कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास कोई गैसीय सिस्टम है तो गैसीय सिस्टम के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर वो मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मूव कर सकते हैं, और जब वो मूव करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनको डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल ना हो, तो उस केस में आप डिस्टिंग्विश फैक्टर इस केस में इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पर फिक्स्ड इन स्पेस से आपको ये आइडिया आएगा कि वो पार्टिकल्स जो गैसेस पार्टिकल्स है वो हमने लोकलाइज्ड कर रखे हैं। मतलब कि अगर कोई आपके पास एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, तो यहीं पर ही अपनी ये स्पिन अप और स्पिन डाउन करते रहेंगे, ओरिएंटेशन यहीं पर ही चेंज करते रहेंगे। तो अगर ये फिक्स्ड होंगे तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस फिक्स्ड इन स्पेस के कॉन्सेप्ट से हम एटम्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और आपको ये भी आइडिया रहेगा कि हमें डिस्टिंग्विशेबल केस कंसीडर करना है। तो यहाँ पर अगर हमें एक सिंगल पार्टिकल के लिए अगर पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, तो हम पूरे सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन हम बता सकते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर फिक्स्ड इन स्पेस का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिया है, तो आप अब सिंगल पार्टिकल को निकाल के उसकी पावर n करके उसको कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड इन स्पेस मतलब कि आप पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, बट अब हमें सिंगल पार्टिकल का अगर पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो हमें उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए, है ना। हम पार्टीशन फंक्शन में एनर्जी तो लिखते हैं। तो यहाँ पर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के इंटरेक्शन के कारण आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी राइज होगी, तो जो आपके पास इंटरेक्शन से एनर्जी राइज होगी HI। ठीक है, यहाँ पर मैंने ith पार्टिकल ले लिया। ठीक है, ith पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात करें ना, तो हम ith पार्टिकल जो हैमिल्टोनियन जो आपके पास इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो आप माइनस म्यू डॉट बी। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के इंटरेक्शन के कारण अब क्योंकि हमारे पास स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज बचती हैं, या तो आपके पास जो डाइपोल्स हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड्स के पैरेलल होंगे या फिर वो उनके एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, या तो अलाइन कर रहे होंगे, या तो वो उनके साथ अलाइन कर रहे होंगे, या फिर उनके साथ अलाइन नहीं कर रहे होंगे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को की टर्म्स में ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर आप पर हमें इसे फ्री स्पेस में नोट करना हो, ठीक है, यहां पर हम म्यू नोट कर लेते हैं, फिर म्यू नोट H। अगर हम यहां पर म्यू नोट को 1 कर दें, क्योंकि इसमें थर्मल प्रॉपर्टी से एक कांस्टेंट फैक्टर से चेंज आएगा, बाकी वेरिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा। तो ये अगर अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस म्यू डॉट H। ओके, और स्पिन ओरिएंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी की दो स्टेट बनेंगी, माइनस म्यू H एंड प्लस म्यू H। ओके, तो आपके पास दो लेवल एनर्जी हमें दिखेंगी, आपके पास एक तो माइनस ई, एक आपके पास प्लस ई। ओके, तो यहां पर हम पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ स्पिन हाफ डाइपोल, पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ स्पिन हाफ डाइपोल नोट कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, Q1 आपके पास समीशन GI e टू द पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डीजेनरेसी आपके पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ e टू द पावर माइनस बीटा E प्लस e टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, E नेगेटिव का लेंगे तो E की वैल्यू आपके पास क्या है, म्यू H है। तो E आपके पास क्या आएगा, बीटा म्यू H और प्लस ई टू द पावर प्लस बीटा म्यू H। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक
बीटा म्यू एच। ओके, तो जो सिंगल पार्टिकल का जो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास आया है, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, वो आपके पास कितना आया? देखिए Q1 इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच। ठीक है, अब देखिए हर जगह म्यू एच लिखेंगे हम, तो यहाँ पर इसको ई कर लेते हैं हम, है ना। तो 2 कॉस बीटा को 1 बाई के बी टी, तो ई बाय के बी टी। ओके, अब देखिए क्योंकि ये डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल थे, फिक्स स्पेस का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, तो इसको हम पावर एन करके पूरे सिस्टम की पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। तो क्यू एन टी वी इज इक्वल टू Q1 टी वी की पावर एन। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 2 कॉस हाइपरबोलिक ई बाय के बी टी की पावर एन। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते थे, पार्टीशन फंक्शन आ गया तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाल लो आप इधर। ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या था? माइनस के बी टी एल एन पार्टीशन फंक्शन Q1 ऑफ द सिस्टम। ओके, माइनस एन के बी टी, लॉग से आपके पास ये ऊपर आ गया जाएगा ना, तो लॉग 2 कॉस हाइपरबोलिक ई आप म्यू एच बाय के बी टी। ओके, यहाँ से हम एवरेज एनर्जी भी निकालते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, के बी टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी लॉग पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, आपके पास वैसे ही आ जाएगा, तो इधर भी आपके पास एन के बी टी स्क्वायर रह जाएगा। आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो सिर्फ लॉग 2 कॉस हाइपरबोलिक म्यू एच ओवर के बी टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये तो आप इजीली कर ही सकते हैं। एन के बी टी स्क्वायर आपके पास लॉग 2 कॉस हाइपरबोलिक, ये आपके पास डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 कॉस हाइपरबोलिक म्यू एच ओवर के बी टी। ओके, अब इसका करेंगे हम, इसका कितना आएगा आपके पास? 2 साइन हाइपरबोलिक म्यू एच ओवर के बी टी। अब अंदर वाले का होगा, अंदर वाले का आपके पास कितना आएगा? माइनस म्यू एच, ये तो कांस्टेंट है, के बी टी का होगा, सिर्फ टी स्क्वायर आ गया अपने पास। ठीक है, देखिए अब आपके पास ये क्या बन गया? साइन बाय कॉस टेन बन गया आपके पास ये। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप, इधर से आपके पास के बी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस एन म्यू एच, और ये 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 10 हाइपरबोलिक म्यू एच ओवर के बी टी। ओके, ऐसे ही जब आपको स्पेसिफिक हीट फाइंड करना होगा सी वी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? कर्ल यू बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट एन एंड वी। ठीक है, तो आप इसका कर दीजिए, जो आपने ये निकाला हुआ है, इसका टी के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। देखिए आपके पास ये चीज़ तो वैसी पड़ रहेगी, एन म्यू एच, सिर्फ आपके पास इसका होगा, तो आपके पास कितना होगा? ये सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक म्यू एच ओवर के बी टी, और जब हम इसका करेंगे आपके पास कितना आएगा? म्यू एच ओवर के बी टी स्क्वायर। ओके, जहाँ से यहाँ पर आपके पास माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी वी आपके पास कितना आ जाएगा? एन म्यू एच, एन म्यू, देखिए म्यू एच ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, म्यू एच स्क्वायर और के बी टी स्क्वायर, के बी टी स्क्वायर अगर मैं बाहर के बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इजीली आपके पास अंदर भी ये स्क्वायर बन जाएगा ना, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक म्यू एच के बी टी। ओके, और अगर आपको मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है, m इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल ए बाय कर्ल एच। ओके, तो ए एक्सप्रेशन हमने निकाल रखा है। ठीक है, ये ऊपर ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये रहा, इसको आप एच से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए सिंपली, तो एच से डिफ्रेंशिएशन ही करना है सिर्फ। देखिए कितना आएगा? एन के बी टी। ओके, लॉग था ऊपर हमारे पास 2 कॉस हाइपरबोलिक म्यू एच के बी टी। ठीक है, कॉस का 2 साइन हाइपरबोलिक म्यू एच के बी टी, तो म्यू आपके पास एच का तो एच ही रह जाएगा, के बी टी। ओके, तो जो नेगेटिव था नेगेटिव पॉजिटिव हो गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये टोटली कितना आ जाएगा? देखिए ये 10 बन गया वापस से, तो के बी टी से के बी टी कैंसिल, एन म्यू 10 हाइपरबोलिक म्यू एच ओवर के बी टी। ओके, सॉलिड स्टेट में भी आप मैग्नेटाइजेशन फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आपने फॉर्मुलेज पढ़े हों। ठीक है, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है लीनियर मटेरियल का, तो आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो एच के प्रोपोर्शनल आएगा। ऐसे जब आपने सॉलिड स्टेट को ससेप्टिबिलिटी, ऐसे जब आपने ससेप्टिबिलिटी पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, वो आपने पढ़ा होगा एम बाई बी, ठीक है, या फिर एम बाई एच। बट जो ये रिलेशन है हमारे पास, ये सिर्फ लीनियर मटेरियल के लिए है। बट अदर देन दिस हमको जो वेरिएशन शो करना पड़ेगा ये एम और एच के अंदर, ये हमें डेरिवेटिव में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने मैग्नेटाइजेशन निकाला था। ठीक है, ऐसे ही हमने मैग्नेटाइजेशन
ऐसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ आपको लीनियर मटेरियल के अलावा आपके पास वो डेरिवेटिव की फॉर्म में शो होंगे, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी आपके पास क्या शो होगी, कर्ल एम ओवर कर्ल एच, ओके, विच इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल स्क्वायर ए ओवर कर्ल एच स्क्वायर, ओके। तो इसका डेरिवेटिव होगा सिंपली आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव करना है हमें, कितना आएगा, 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स, तो एन न्यू आपके पास सेक्स एच स्क्वायर म्यू एच के बी टी, और इधर आएगा आपके पास म्यू के बी टी, ओके। तो ऐसे ही अगर आप एंट्रोपी फाइंड करना चाहते हो तो एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके पास होती है एस इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल ए बाय कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट एन एंड वी।